16 अगस्त 2013 ढाका पुलिस का फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख देती है। एक आला पुलिस अफसर स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर महफूजुर रहमान और उनकी बीवी सपना रहमान अपने ही घर में मुर्दा पाए गए हैं। जब पुलिस चमेली बाग के उस अपार्टमेंट में पहुंची तो दरवाजे पर ज़बरदस्ती दाखिले का कोई निशान नहीं था। घर से कुछ पैसे और जेवरात ज़रूर गायब थे, लेकिन ये कोई आम डकैती बिल्कुल नहीं लग रही थी। सबसे खौफनाक मंजर बाथरूम में था, जहां दोनों मियाँ बीवी की लाशें पड़ी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर कातिल बाहर से नहीं आया तो क्या वो घर के अंदर ही था। ये वो सवाल था जिसका जवाब एक ऐसी हकीकत सामने लाने वाला था जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। 16 अगस्त 2013 को जब इंस्पेक्टर महफूजुर रहमान के भाई ने बार बार फ़ोन किया और कोई जवाब ना आया तो इनका दिल किसी अनहोनी के खौफ से बैठने लगा। वो जानते थे कि महफूज एक जिम्मेदार अफसर हैं और इस तरह कभी गायब नहीं होते। परेशान होकर उन्होंने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस की टीम चमेली बाग में उनके फ्लैट पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। कई बार दस्तक देने और आवाज़ें लगाने पर भी जब कोई जवाब न मिला तो पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। फ्लैट के अंदर एक अजीब सी खामोशी और हवा में ठहरी एक भारी बू ने उनका इस्तकबाल किया। घर में लूट मार के कोई आसार नहीं थे, जिसने डकैती के शक को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। पुलिस एहलकार एहतियात से एक एक कमरे में देखने लगे। उन्हें घर में रहमान फैमिली का छोटा बेटा और उनकी 11 साला घरेलू मुलाजमा सुमी मिले। दोनों शदीद खौफ और सदमे की हालत में थे और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर महफूज और उनकी बीवी सपना और उनकी 17 साला बेटी अवैसी रहमान तीनों गायब थे। तलाशी लेते हुए जब एक पुलिस एहलकार बाथरूम के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो बू वहीं से आ रही है और दरवाज़ा बाहर से बंद है। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, अंदर का मंजर देखकर शायद वक्त भी एक लम्हे के लिए थम गया। इंस्पेक्टर महफूजुर रहमान और उनकी अहलिया सपना रहमान की खून में लथपथ लाशें फर्श पर पड़ी थीं। उनके जिस्मों पर चाकू के अनगिनत वार। ये साफ था कि उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक पुलिस इंस्पेक्टर का अपने ही घर में कत्ल, ये कोई छोटी बात नहीं थी। मीडिया की गाड़ियां और अवाम का हुजूम इमारत के बाहर जमा हो गया। पुलिस के बड़े बड़े अफसर मौके पर पहुंच चुके थे। तहकीकात में दो बातें फौरन सामने आई। पहली, कातिल कोई जानने वाला था जिसे घर में आने की इजाज़त थी या वो पहले से ही घर में मौजूद था। और दूसरी सबसे अहम बात, ख़ानदान की 17 साला बेटी अवैसी रहमान गायब थी। इसका फ़ोन भी बंद था और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्या इसे अगवा कर लिया गया था या इसका इस कत्ल से कोई और ताल्लुक़ था? पुलिस की पूरी तफ्तीश अब सिर्फ एक सवाल के गिर्द घूम रही थी, अवैसी कहाँ है? इस हौलनाक जुर्म की गुत्थी सुलझाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि रहमान ख़ानदान था कैसा। बाहर की दुनिया के लिए उनकी तस्वीर में कोई कमी नहीं थी। महफूजुर रहमान बांग्लादेश पुलिस की स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर थे। वो एक मेहनती और ईमानदार अफसर के तौर पर मशहूर थे। उनकी बीवी सपना रहमान भी पढ़ी लिखी और एक निजी इदारे में काम करती थी। दोनों ने अपनी मेहनत से ढाका जैसे महंगे शहर में एक आरामदेह ज़िंदगी बनाई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक 17 साला बेटी अवैसी और उससे छोटा एक बेटा। हर माँ बाप की तरह वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें और उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो। वो ढाका के उस मुतवस्सित तबके की बेहतरीन मिसाल थे जो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें एक खुशबाश और मुहज़्ज़ब ख़ानदान के तौर पर जानते थे। वो तकरीबात में हमेशा एक साथ नज़र आते, चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए। किसी के ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था कि इस बज़ाहिर कामिल तस्वीर के पीछे कितनी गहरी दरारें हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इनके घर की दीवारों के अंदर एक तूफ़ान पल रहा है। ये ख़ानदान इस बात की मिसाल था कि जो कुछ ऊपर से नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। असल हकीकत अक्सर बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी होती है। तफ्तीशी टीम का पहला शक लापता बेटी अवैसी पर ही था। इसका इस तरह गायब हो जाना बहुत से सवाल खड़े कर रहा था।
पुलिस ने इसके दोस्तों और स्कूल में पूछगछ शुरू की। घर से कुछ जेवरात और तकरीबन 5 लाख टका की रकम भी गायब थी, जिससे ये ख्याल भी आया कि शायद ये डकैती की वारदात है और ओवैसी को डाकू साथ ले गए। लेकिन तफ्तीशी टीम को ये कहानी हजम नहीं हो रही। घर की हालत बता रही थी कि कोई लड़ाई या मज़ाहमत नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसे मकतूलीन को कत्ल से पहले बेबस कर दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने एक लर्जा खेज हकीकत से पर्दा उठाया। महफूजुर रहमान और सपना रहमान दोनों के खून में नींद की गोलियों की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई गई। उन्हें पहले कॉफ़ी में इंतहाई ताकतवर नशावर दवा दी गई और जब वो गहरी नींद में थे तब उन्हें चाकू के वार करके मारा गया। ये एक बहुत बड़ा सुराख था। इसका मतलब था कि कातिल कोई ऐसा था जिस पर मियाँ बीवी को पूरा भरोसा था, कोई जो उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पी सकता था। अब शक की सुई मजबूती से घर के अंदर मौजूद लोगों की तरफ घूम गई। पुलिस ने घर की मुलाजमा सुमी और ओवैसी के छोटे भाई से दोबारा बात की, जो अब कुछ बेहतर हालत में थे। उन्होंने बताया कि कत्ल वाली रात ओवैसी घर पर ही थी। उसका अपने वालिदैन से झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। एक फुटेज में ओवैसी को 16 अगस्त की सुबह अकेले एक रिक्शे में जाते हुए देखा गया। इसके चेहरे पर परेशानी या डर नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। इसके साथ कोई नहीं था जिसने अगवा की थ्योरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ओवैसी सिर्फ एक लापता लड़की नहीं, बल्कि उस केस की मरकज़ी मुलज़िमा है। मुल्क भर में थानों को उसकी तस्वीरें भेज दी गईं और इसकी तलाश शुरू हो गई। लेकिन पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें ओवैसी को ज़्यादा देर नहीं ढूंढना पड़ेगा। सच्चाई खुद चलकर उनके पास आ रही है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश ओवैसी पर मरकूज़ हुई, उसकी ज़िंदगी की एक बिल्कुल अलग और तारीक तस्वीर सामने आने लगी। ये वो ओवैसी नहीं थी जिसे लोग एक मासूम और शर्मीली लड़की समझते थे। ये एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी थी जो अपने वालिदैन की उम्मीदों के बोझ तले दबकर बगावत की राह पर निकल पड़ी थी। ओवैसी की कहानी अब 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक वो दुनिया जो उसके वालिदैन उसे दिखाना चाहते थे और दूसरी वो जो उसने खुद अपने लिए दोस्तों और नशे के बीच बनाई थी। इसके वालिद महफूजुर रहमान चाहते थे कि वो पढ़ाई में आला कारकर्दगी दिखाए, लेकिन ओवैसी का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। वालिदैन की तरफ से मुसलसल दबाव और डांट डपट ने उसके अंदर गुस्सा और ज़िद पैदा कर दी थी। उसे लगने लगा था कि उसके वालिदैन उसे समझते नहीं, बस अपनी मर्जी उस पर थोपना चाहते हैं। स्कूल में उसकी दोस्ती ऐसे लड़कों से और लड़कियों से हुई जो उसकी तरह बागी थे। यहीं से इसकी ज़िंदगी में मनशियात का जहर घुल गया। उसने सिगरेट से शुरुआत की और फिर बांग्लादेश में नौजवानों को तबाह करने वाली ख़तरनाक गोली याबा की आदी हो गई। ये एक ऐसा नशा है जो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म करके उसे जारहाना बना देता है। ओवैसी अब अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगी। वो देर रात घर लौटती, जिस पर रोज़ झगड़ा हुआ। उसके वालिदैन ने उस पर सख्तियाँ शुरू कर दी। उसका फ़ोन छीन लिया गया, पैसे बंद कर दिए गए और उसे घर में बंद रखने की कोशिश की गई। लेकिन ये सख्तियाँ आग पर तेल का काम कर रही थी। ओवैसी को लगने लगा कि उसके वालिदैन उसकी आज़ादी के दुश्मन हैं और उसे कैद करके रखना चाहते हैं। इस दौरान इसकी दोस्ती मीज़ानुर रहमान रूमी नामी एक नौजवान से हुई, जो खुद भी नशे का आदी था। जब ओवैसी के पास नशे के पैसे ख़त्म हो जाते तो वो घर में छोटी मोटी चोरियां करने लगती। वो अपने वालिद के बटुए से पैसे निकालती और अपनी माँ के ज़ेवरात चोरी करके बेच देती। जब उसके वालिदैन को उसकी लत और चोरियों का पता चला तो उन्होंने उस पर शदीद तशद्दुद किया। कई बार उसे बुरी तरह मारा पीटा गया, लेकिन इससे हालात सिर्फ बदतर हुए। ओवैसी अब अपने वालिदैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी। इसके जहन में ये बात बैठ गई कि जब तक इसके वालिदैन जिंदा हैं वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकती। ये वो तारीख सोच थी जो आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक मंसूबे में बदल रही थी। जब पूरा मुल्क एक 17 साल लड़की को ढूंढ रहा था, वो लड़की खुद चलकर पुलिस के पास आ गई। 17 अगस्त को अपने वालिदैन की लाशें मिलने के तकरीबन 22 घंटे बाद
अवैसी रहमान खुद ढाका के पलटन पुलिस स्टेशन पहुंची। इसने ड्यूटी पर मौजूद अफसर से पुरसुकून लहजे में कहा, मैं अवैसी हूं और मैंने अपने वालिदैन को कत्ल किया है। पुलिस एहलकार ये सुनकर सकते में आ गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि ये नाजुक सी नजर आने वाली लड़की इतने भयानक जुर्म का एतराफ़ कर रही। अवैसी को फौरन हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जो कुछ अवैसी ने बताया वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट और पछतावे के अपने जुर्म की एक एक तफसील बताई। उसने बताया कि वो अपने वालिदैन की पाबंदियों से तंग आ चुकी थी। उसे लगता था कि वो उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं और उसे आज़ादी से जीने नहीं दे रहे। इसने कत्ल का मंसूबा कई हफ्ते पहले बनाया। इंटरनेट पर तहकीक की कि इंसान को बेहोश करने के लिए कौन सी दवा सबसे मौसर है। फिर एक मेडिकल स्टोर से नींद की इंतहाई ताकतवर गोलियां खरीदी। 15 अगस्त की रात इसने पहले अपनी माँ की कॉफ़ी में नींद की गोलियां पीसकर मिलाईं। जब वो गहरी नींद सो गई तो उसने अपने वालिद की कॉफ़ी में भी वही गोलियां मिला दी। रात के तकरीबन 2 बजे जब उसे यकीन हो गया कि दोनों मुकम्मल तौर पर बेहोश हैं, उसने किचन से एक तेज़ धार चाकू उठाया। इसके बाद इसने वो किया जिसका तसव्वुर भी रोंगटे खड़े कर देता है। इसने पहले अपनी माँ पर और फिर अपने वालिद पर चाकू से पै दर पै वार किए। इस दौरान इसका छोटा भाई जाग गया, लेकिन अवैसी ने उसे डरा कर वापस कमरे में भेज दिया और बाद में बाथरूम में बंद कर दिया। घर की मुलाजमा सुमी ने भी कत्ल का कुछ हिस्सा देख लिया था, लेकिन अवैसी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर खामोश करा दिया। कत्ल के बाद इसने लाशों को घसीटकर बाथरूम में छुपाया और खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की। अगली सुबह इसने घर से पैसे और जेवरात लिए और अपने दोस्त रूनी को फ़ोन किया। रूनी और एक और दोस्त की मदद से वो फरार हो गई, लेकिन सिर्फ एक दिन की आवारगी के बाद उसे शायद एहसास हो गया कि भागने का कोई रास्ता नहीं और उसने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। इसका एतराफ़ी बयान इतना साफ और तफसीली था कि पुलिस और अवाम सब हैरान रह गए। एक बेटी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? ये सवाल हर किसी की ज़ुबान पे था। अवैसी की गिरफ्तारी और एतराफ़ के बाद बांग्लादेश की तारीख के सबसे सनसनीखेज़ मुकदमे का आगाज़ हुआ। ये सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं था, बल्कि ये वालिदैन और बच्चों के रिश्ते, समाजी इक़दार और नौजवान नस्ल के मसाइल पर एक कौमी बहस बन गया। अदालत के कटहरे में अब 2 कहानियाँ सामने आईं। एक कहानी थी एक बेरहम नशे की आदी कातिल की, जिसे इस्तिग़ासा ने पेश किया। उन्होंने कहा कि अवैसी ने ठंडे दिमाग से सोच समझ कर अपने वालिदैन को कत्ल किया, जो उसकी आज़ाद ज़िंदगी की राह में रुकावट थे। उन्होंने अवैसी के लिए सज़ाए मौत का मुतालबा किया। दूसरी कहानी थी एक भटकी हुई, ज़हनी तौर पर टूटी हुई बच्ची की, जिसे उसके वकीलों ने पेश किया। उसकी सबसे बड़ी दलील अवैसी की कम उम्री थी। उन्होंने कहा कि जुर्म के वक्त अवैसी नाबालिग थी और उसके साथ बालिग मुजरिम जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। उन्होंने अवैसी की ज़हनी सेहत का मामला भी उठाया और कहा कि वालिदैन की बेजा सख्ती और नशे ने इसकी ज़हनी हालत को इस नहज पर पहुंचा दिया था कि वो सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत खो बैठी। नवंबर 2015 में अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सबूत बताते हैं कि अवैसी ने यह जुर्म पूरे होशो हवास और मंसूबा बंदी के साथ किया था। अदालत ने अवैसी को अपने वालिदैन के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत सुना दी। इसके दोस्त मीज़ानुर रहमान रूनी को जुर्म के बाद अवैसी की मदद करने पर 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अवैसी के वकील इस फैसले को हाई कोर्ट ले गए। जून 2017 में हाई कोर्ट ने अवैसी की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने इसकी कई वजूहात बताई। अवैसी की ज़हनी हालत, इसका कोई पुराना मुजरिमाना रिकॉर्ड ना होना और इसका खुद पुलिस के सामने हथियार डालना। हाई कोर्ट का मानना था कि इन हालात में सज़ाए मौत बहुत सख्त सज़ा होगी। हुकूमत ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन 2021 में हुकूमत की इस अपील को मुस्तरद कर दिया गया और अवैसी की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रही। आज अवैसी रहमान जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रही है। जेल हुक्काम कहते हैं कि वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। वो लड़की जो कभी नशे और बगावत की इंतहा पर थी,
अब अपना ज़्यादा तर वक्त इबादत और किताबें पढ़ने में गुजारती है। इसने जेल में अपनी तालीम भी जारी रखी, लेकिन क्या इस तब्दीली से वो दाग धुल सकते हैं जो उसने अपने ख़ानदान पर लगाए? ये केस सिर्फ एक मुजरिम की कहानी नहीं, ये हमारे माशरे के लिए एक आईना है। ये दिखाता है कि बज़ाहिर खुशहाल घरानों के अंदर भी कितनी तन्हाई और मायूसी हो सकती है। ये उस ख़तरनाक फासले की निशानदही करता है जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान तब पैदा होता है जब बातचीत की जगह खामोशी और समझने की जगह उम्मीदें ले लेती हैं। महफूजुर रहमान और सपना रहमान अपने बच्चों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल चाहते थे, लेकिन शायद वो ये नहीं समझ सके कि उनका बच्चा किसी जहनी अजियत से गुजर रहा है। दूसरी तरफ अवैसी ने आज़ादी की तलाश में वो रास्ता चुना जिसने इसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। इस कहानी में कोई नहीं जीता, सिर्फ हारे हुए इंसान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि इस पूरे अलमिये का ज़िम्मेदार कौन है? क्या एक 17 साल लड़की को इसके किए की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, या ये हमारे माशरे का ज़वाल है जहाँ मंशियात और जहनी मसाइल नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन रहमान फैमिली की ये अलमनाक कहानी एक वार्निंग है, एक ऐसी घंटी जो हर उस घर में बजनी चाहिए जहां वालिदैन और बच्चों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अलमनाक वाक़या रोका जा सकता था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।